हेलो साथियों। हम कल आपकी बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास के। अब हम आगे बात करते हैं। आपके मेवाड़ के इतिहास में हमने आपके राणा रतन सिंह तक का अध्ययन कर लिया था। अब राणा रतन सिंह के बाद में हम आगे अध्ययन करते हैं। बात करूं मैं आपकी राणा रतन सिंह के आगे, तो रतन सिंह के बाद में जो आपके मेवाड़ का अगला शासक बना था वो था आपका हमीर। और इसको आप कहोगे राणा हमीर। राणा हमीर। अब आप एक चीज देखोगे कि अब जो आप हमीर शासक बना है, हमीर के आगे आपने एक नाम लगाया है राणा। ये मैंने आपके पहले भी बात की थी कि राणा एक उपाधि है और एक आपकी रावल उपाधि थी। जो आपका छेम सिंह था वो प्रथम रावल आपका शासक बना था और अंतिम आपका रतन सिंह था। और हमने बात की कि आपका जो राहप थे, राहप ने आपके प्रथम राणा की उपाधि धारण की थी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं हमीर कौन है। देखो, हमने आपकी बात की थी सबसे पहले गुहिल की। गुहिल की गुहिल के बाद में ऐसे चलते चलते हमने बात की थी आपके रण सिंह की। रण सिंह की रण सिंह के बारे में मैंने बताया था कि रण सिंह के आपके दो पुत्र थे। एक आपका छेम सिंह, एक आपका छेम सिंह और एक आपका राहब। मैंने बताया था कि आपको राहब था, राहब को सिसोदा ठिकाना दिया गया था। कौन सा ठिकाना? आपके सिसोदा। तो जो राहब के वंशज थे वो आपके कहलाए थे सिसोदा ठिकाने के राणा, या आपके राणा या महाराणा। तो जो राहब था वो राहब पहला ऐसा बंदा था जो आपके राणा या महाराणा की उपाधि या राणा शाखा प्रारंभ की थी। और छेम सिंह ने कौन सी आपकी की थी? आपके रावल। ऐसे हम छेम सिंह के बारे में पढ़ते तो हमने एक शासक पढ़ा था कल आपका लास्ट में, रतन सिंह। कौन? आपका रतन सिंह। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये छेम सिंह था ये आपका पहला शासक था जो आपके रावल की उपाधि धारण करता है। और रतन सिंह आपके मेवाड़ का अंतिम शासक है जो कौन सी उपाधि है इसकी? आपके रावल की। उसी प्रकार आपका जो राहब था, राहब पहला आपके राणा की उपाधि धारण की थी। पर मेवाड़ जो है, आपके मेवाड़ में सबसे पहले कोई अगर राणा या महाराणा की उपाधि धारण कर रहा है तो वो है आपका हमीर। फिर ये हमीर है कौन? तो ये देखो, कल हमने आपके चित्तौड़ का प्रथम शाखा पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि जो आपका राहब है, राहब को सिसोदा ठिकाना दिया गया था। तो जब भी आपके मेवाड़ पे आक्रमण होते तो यहाँ के ठिकानेदार जितने भी जागीरदार था उनका ये कर्तव्य था कि वो अपनी सेना लेके आते और राजा की हेल्प करते थे। उसी प्रकार जैसे मेवाड़ में आपके रतन सिंह शासन है, उसी प्रकार आपके राहब की पीढ़ी में रतन सिंह के समकालीन सिसोदा का ठिकानेदार था आपका लक्ष्मण सिंह। कौन था? आपका लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों सहित आया था, 7 पुत्रों सहित आपके रतन सिंह की सहायता करने, और लड़ता हुआ मारा गया था। उसी आपके लक्ष्मण सिंह की मैं बात करूं तो अब आप एक समझ गए होंगे कि जो हम आपकी बात कर रहे हैं कि सिसोदा ठिकाने में आपके रतन सिंह के समकालीन कोई शासक था तो वो कौन था? आपका लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित आपके राणा इसकी रतन सिंह की सहायता करने आया था और प्रथम साके में लड़ता हुआ मारा गया। अब एक बात देखो, लक्ष्मण सिंह के एक बेटा था आपका अरी सिंह। कौन था? आपका अरी सिंह। और एक बात, एक इसका जीवित पुत्र बचा था वो था आपके अजय सिंह। इसलिए लक्ष्मण सिंह के बाद सिसोदा ठिकाने में जो वहां का जागीरदार या सामंत बना था वो था आपका अजय सिंह। लेकिन अजय सिंह को पता चला कि जो उनके बड़े भाई है अरे सिंह, अरे सिंह ने कहते कि एक बार अरे सिंह अपने मित्रों के साथ कहीं पे जा रहा था, दोस्तों के साथ। तो कहते हैं कि एक लड़की जा रही थी वहां से और इनके दोस्तों ने इन पे टोंट मारा था। तो ये लड़की अपने पशुओं को लेके जा रही थी, तो जो रस्सी थी वो फेंक के मारी, तो जिससे जो दोस्त इनके घोड़े पे थे वो घोड़े से नीचे गिर गए थे। ये देख के अरे सिंह को बहुत अचंभित हुआ और कहते कि अरे सिंह ने सोचा कि ये लड़की जब इतनी बहादुर है तो इससे होने वाली संतान कितनी बहादुर होगी। तो कहते कि अरे सिंह ने पता किया ये लड़की कौन है, तो पता चला कि गांव के सामान्य से राजपूत की लड़की है। और अरे सिंह ने उस लड़के के साथ क्या कर लिया था? आपका विवाह।
लेकिन बाद में हरि सिंह को एहसास हुआ कि ये तो कोई बड़े घर की लड़की नहीं है, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मैंने घर के बिना इजाजत से विवाह भी कर लिया। तो कहते हैं कि हरि सिंह उस लड़की को अलग से ही रख देते और न ही किसी को बताते हैं। और उस लड़की के एक लड़का हुआ, और वो कौन था आपका? हमीर। वो कौन था आपका? हमीर। और ये हरि सिंह, लक्ष्मण सिंह, ये सारे प्रथम साके में मारे गए। तो इस समय सिसोदा का जागीरदार बना हुआ था आपके कौन है? अजय सिंह। जब अजय सिंह को ऐसे ऐसे पता चला कि मेरे भैया ने शादी की थी और उसका एक पुत्र भी है हमीर, और वो लड़की अपनी अब पीहर रह रही है क्योंकि हरि सिंह की क्या हो गई थी? आपकी मृत्यु। इसलिए अजय सिंह हमीर को मेवाड़ लाता है, उसकी माता को मेवाड़ लाता है और कहता है कि देखो, मेरे बड़े भाई हरि सिंह नहीं रहे, इसी वजह से एक बार मुझे ये गद्दी संभालनी पड़ रही है, इसलिए आप मेवाड़ में आइए और अपना हक मतलब लीजिए, आप मेवाड़ में रहिए। अब कहते हैं कि अजय सिंह के बेटा था जिसका नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था आपके? सज्जन सिंह। कहानी ये हुई कि एक बार आपके अजय सिंह पे कोई हमला हो गया था, तो अजय सिंह अपने बेटे सज्जन सिंह को भेजा कि सज्जन सिंह जाओ इन हमलेवारों को भजा के आओ। लेकिन सज्जन सिंह असफल हो जाता है। फिर अजय सिंह अपने भतीजे हमीर को भेजता है कि हमीर तू जा इन आपके हमलेवारों को भजा के आ। हमीर कहते हैं कि छोटा था लेकिन बहादुरी से लड़ा और उनको भजा दिया। तब अजय सिंह ने यह निर्णय लिया कि आज के बाद आपके सिसोदा का जो अगला जागीरदार या सामंत होगा वो कौन होगा? हमीर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हरि सिंह आपके जिंदा होते तो भी आपके जो सिसोदा का जागीरदार होना था वो कौन होना था? हमीर होना था। मैं तो इसलिए जागीरदार बना क्योंकि मेरे भैया की मृत्यु हो गई, तो मैं तो एक बार उनकी गद्दी संभाल रहा हूं। इसलिए इन्होंने घोषणा कर दी थी कि आगे का जो आपके सिसोदा का जागीरदार होगा वो हमीर होगा। तो सज्जन सिंह नाराज हो गया और कहते कि सज्जन सिंह यहां से चला गया था महाराष्ट्र, और इन्हीं सज्जन सिंह की पीढ़ी में जाते 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 आगे एक जाके लड़का हुआ जिसका नाम था शिवाजी, मराठा छत्रपति शिवाजी। इसीलिए शिवाजी जब राजा बनते हैं तो वो घोषणा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं सिसोदिया वंश से हूं, मैं महाराणा प्रताप के वंश से हूं। क्यों? क्योंकि अजय सिंह का पुत्र था आपके सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह की ही पीढ़ी में हुए थे मराठा शिवाजी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमीर कौन था? कि रतन सिंह के समकालीन लक्ष्मण सिंह था, लक्ष्मण सिंह का बेटा हरि सिंह था, और हरि सिंह का बेटा था कौन? आपका हमीर। अब बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि हमीर कौन था। हमीर आपका कौन है? तो अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं हमीर के बारे में कि हमीर का मेवाड़ में क्या योगदान है आपका। हमीर का मेवाड़ में क्या योगदान है? देखो, पहले तो इसका शासनकाल आपके 1326 से लेके 1364 तक। कहते हैं कि हमीर आपका सिसोदा में जब जागीरदार या ठिकानेदार था, और इधर आपका जो मेवाड़ है, तो मैंने बताया था मेवाड़ आपके मालदेव सोनगरा को दिया हुआ था, खिलजी का मालदेव सोनगरा, जिसे मुंछाला मालदेव कहते हैं। कहते हैं कि 1320 ईस्वी में आपकी खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाती है, और खिलजी डायनेस्टी के बाद वहां पे तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, और तुगलक डायनेस्टी आने के बाद मालदेव सोनगरा को वहां से सपोर्ट मिलना क्या हो जाती है? आपका बंद हो जाता है। तब आपको हमीर को लगा कि अब मौका है, मैं मेवाड़ पर क्या कर सकता हूं? आक्रमण। इसलिए हमीर अपनी शक्ति को इकट्ठा करता है, अपनी सेना को इकट्ठा करता है, और मेवाड़ पर क्या करता है? आक्रमण। और कहते हैं कि उस समय मालदेव सोनगरा की भी मृत्यु हो गई थी, और यहां मेवाड़ में अब आपका प्रशासक था बनवीर सोनगरा। कुछ बनवीर बताते हैं और कुछ जैसा बताते हैं, बनवीर या जैसा, कोई भी हो, जैसे भी। और कहते हैं कि इन आपके बनवीर या जैसा को हरा के 1326 में आपके राणा हमीर ने किस पर अधिकार कर लिया? आपके मेवाड़ पर। तो पहली बात तो राणा हमीर की याद रखने कि राणा हमीर ने मेवाड़ पर अधिकार कब किया था? तो 1326 में। किसको पराजित करके? बनवीर सोनगरा या जैसा सोनगरा को पराजित करके, और मेवाड़ पर क्या कर लेता है? आपका अधिकार कर लेता है। जब आपका हमीर ने यहां पे अधिकार कर लिया था, तो जो आपका जैसा सोनगरा था ये चला गया आपके मोहम्मद बिन तुगलक के पास, क्योंकि इस समय आपका दिल्ली में सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक को जाके बताया कि ऐसे ऐसे मेवाड़ हमारा था और हमीर ने हम पर आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया, इसलिए आप हमारी क्या कीजिए? सहायता। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक मेवाड़ पर क्या करता है? आपका आक्रमण। मेवाड़ पर आक्रमण करता है और सामना करता है हमीर।
तो मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के बीच एक युद्ध हुआ था, और वो युद्ध कौन सा है? आपके सिंघोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? आपके सिंघोली का युद्ध। तो याद रखना कि सिंघोली का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो सिंघोली का युद्ध हुआ आपके, एक तरफ तो है आपके महाराणा हमीर, और सामने है इनके आपके एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। और इस युद्ध में विजय हो जाती है किसके? आपके हमीर की। किसकी विजय हुई? आपके हमीर की। तो दो चीजें याद रखनी है प्रारंभ में आपके राणा हमीर या महाराणा हमीर की, कि एक तो इन्होंने आपके 1326 में बनवीर या जैसा सोनगरा को पराजित करके मेवाड़ पर अधिकार किया। दूसरा, जब आपके बनवीर सोनगरा या जैसा सोनगरा की जब सहायता मोहम्मद बिन तुगलक ने की, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कौन से युद्ध में आपका पराजित किया? तो आपका इस सिंघोली के युद्ध में उसको क्या कर दिया था? आपका पराजित कर दिया था। और इस युद्ध में जीतने के साथ साथ इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, और वो मंदिर था आपके बरवड़ी माता का। किस माता का मंदिर? आपके बरवड़ी माता का। जिसी बरवड़ी माता का एक अन्य नाम भी है, याद रखना, अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता। तो बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो राणा हमीर ने बनवाया था। और जो आपकी ये बरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता है, ये मेवाड़ की क्या है साहब? है तो ये इष्ट देवी है। तो मेवाड़ की इष्ट देवी कौन है? आपकी बरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता। बरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है? आपका राणा हमीर। कौन से युद्ध में जीतने के बाद? आपके सिंघोली का युद्ध में जीतने के बाद। और आपको पूछ ले कि मेवाड़ की कुल देवी कौन है? तो कुल देवी की हमने पहले भी चर्चा की थी। कुल देवी है आपकी बाण माता। बाण माता। अब थोड़ा दिमाग में आएगा, सर कुल देवी क्या होती है और इष्ट देवी क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है? तो देखो, कुल देवी तो होती है कि एक कुल की एक कुल देवी होगी। जैसे गुहिल वंश है, तो गुहिल वंश मैंने बताया था, गुहिल वंश की 24 शाखा है। गुहिल वंश कहीं पे भी जाए, चाहे आपका मेवाड़ में शासन करे, चाहे वागड़ राज्य में शासन करे, चाहे अलग करे, चाहे नेपाल में करे, उनकी कुल देवी तो कौन रहेगी? आपकी बाण माता। लेकिन जैसे जैसे शाखा अलग जाती है, तो वो एक देवी को पूजना प्रारंभ कर देती है, और वो देवी क्या होती है? आपकी इष्ट देवी। तो मेवाड़ वालों की कुल देवी तो कौन हो जाएगी? आपकी बाण माता। और आपकी इष्ट देवी कौन हो जाएगी? बरवड़ी माता या आपकी अन्नपूर्णा माता। इतनी चीजें हमें याद रखनी राणा हमीर की। क्या हमीर के बारे में कुछ और है? एक हमें आपके हमीर की उपाधियों का ध्यान रखना है कि हमीर ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। हमीर की उपाधियां, एक तो आपके हमीर ने क्या किया कि हमीर को आपके मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। मेवाड़ का उदारक क्यों? क्योंकि मेवाड़ का उदारक किस लिए कहा जाता है? क्योंकि खिलजी के अधिकार में आ गया था 1303 में, और खिलजी के बाद अगर मेवाड़ पे कोई घुइल वंश वाला कोई शासन कर रहा है, तो वो हमीर है, और 1326 में वापस प्राप्त किया। इसलिए 1326 में जब इसने मेवाड़ को वापस प्राप्त किया, इसीलिए इसे आपका क्या कहा गया? मेवाड़ का उदारक। एक तो मेवाड़ का उदारक हो गया। एक इसको आपके कहा गया विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन ये कहा गया आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कहां पर कहा गया? आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब की? आपके 1460 के। इस शब्द को मैं तोड़ूं तो देखो, विषम का मतलब क्या होता है? कठिन। और पंचानन का मतलब क्या होता है? और घाटी। विषम का मतलब कठिन, और घाटी का मतलब युद्ध, और पंचानन का मतलब शेर। कि विषम घाटी पंचानन की कठिन परिस्थिति युद्ध में शेर के समान जो रहने वाला था, वो कौन था? आपका राणा हमीर। तो याद रखना कि विषम घाटी पंचानन उपाधि किसकी है? महाराणा हमीर की। किस प्रशस्ति में उल्लेख है? तो आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। एक आपके हमीर को कहा गया है वीर राजा। क्या? आपका वीर राजा। और वीर राजा किस में कहा गया? तो ये कहा गया आपके रसिक प्रिया में। किसमें? आपकी रसिक प्रिया में। ये कुंभा द्वारा आपकी एक टीका लिखी गई थी। उस पुस्तक रसिक प्रिया में महाराणा हमीर को किस नाम से जाना गया? तो वीर राजा के नाम से। एक आपके जो कर्नल जेम्स टोड हुए, इन्होंने कहा था हमीर को प्रबल हिंदू। क्या कहा? आपके प्रबल हिंदू। और किसने कहा? आपके तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड।
तो हमीर की 4 उपाधियों को हमें ध्यान रखना है कि हमीर की कौन कौन सी उपाधि है। तो आपकी मेवाड़ का उदारक, विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और आपका प्रबल हिंदू। विषम घाटी पंचानन कौन सी प्रशस्ति में कहा गया? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। वीर राजा कहां पर कहा गया? रसिक पिरिया में। और आपका प्रबल हिंदू किसने कहा? आपके टोड ने। और एक आपको महाराणा हमीर की याद रखनी है कि महाराणा हमीर के टाइम से ही मेवाड़ में छापामार युद्ध पद्धति की शुरुआत हुई थी। छापामार युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति। तो मेवाड़ में छापामार युद्ध पद्धति का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ? तो हमीर। तो हमीर के बारे में क्या क्या याद रखना था हमें आपका कि हमीर को एक तो आपका क्या कहा जाता है? एक तो आपको देखो, हमीर ने 1326 में मेवाड़ पे अधिकार किया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध में पराजित किया। इसके अलावा इन्होंने इस युद्ध में पराजित करने के बाद बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और आपके इसकी उपाधियां कौन कौन सी है? तो मेवाड़ का उदारक, विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रबल हिंदू। और मेवाड़ में छापामार युद्ध पद्धति का भी आरंभ किस शासक के समय में हुआ? तो महाराणा हमीर के बारे में। और महाराणा हमीर कौन है? तो आपके ये सिसोदा गांव से आए थे, सिसोदा ठिकाने से आए थे। इसलिए या तो आज अब इस हमीर के बाद में राणा या महाराणा कहा जाएगा इन्हें, या फिर याद रखना जब ये आपके सिसोदा से आए थे तो इनको क्या कहा जाता था? आपके सिसोदिया। तो आपके महाराणा हमीर के बाद के जितने भी शासक होंगे उनके आगे आपको या तो सिसोदिया मिलेगा या महाराणा मिलेगा या राणा मिलेगा, क्योंकि राणा और महाराणा तो इनकी उपाधियां हैं। और सिसोदिया, ये सिसोदा ठिकाने से आए थे इसलिए इन्हें क्या कहा जाने लगा? आपके सिसोदिया। अब आगे बात करते हैं आपके। अब महाराणा हमीर के बाद में आपके उल्लेख मिलता है राणा खेता। राणा खेता, राणा खेता। खेता के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि एक तो इनके समय में आपके मेवाड़ और मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ था। मेवाड़ और मालवा सर्वप्रथम संघर्ष प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था? खेता। क्योंकि इन्होंने मालवा के दिलावर खां गोरी को पराजित कर दिया था। दिलावर खां गोरी को क्या कर दिया था? आपका पराजित कर दिया था। इसके अलावा और एक याद रखना, राणा खेता जो आप आगे जाके पढ़ते हो, चाचा व मेरा, चाचा व मेरा। चाचा व जो मेरा है वो आपके राणा खेता के खातिन जाति के पासवान पुत्र थे। कि चाचा व जो मेरा है वो राणा खेता के पासवान, जो एक खातिन जाति की दासिया महिला थी जो पासवान थी, उनके पुत्र थे। और राणा खेता के समय में मेवाड़ और मालवा संघर्ष आपका क्या हो जाता है? प्रारंभ। ये इतनी बात आपको याद रखनी है किसकी? राणा खेता के। राणा खेता के बाद में बात करता हूं आपके राणा लाखा के। राणा लाखा, राणा लाखा। अब लाखा जी के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है? पहली बात तो ये कंफर्म होनी चाहिए। एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट आप रुको, चालू रखो। एक चीज बच्चों, अब राणा लाखा और लाखा जी का आपके शासनकाल है 1382 से 1421। अच्छा अच्छा, रुको रुको, एक बार मैंने एक किया आपको। और खेता का टाइम है आपके 1364 से 1382। और मैंने हमीर का टाइम का लिखा दिया था क्या? और हमने हमीर की, ये सॉरी, ये आपका 1326 से 64 हमीर का हो ही गया। अब हम आपके बात करते हैं किसकी? लाखा जी की। राणा लाखा।
राणा लाखा। राणा लाखा या इन्हें लक्सिंग भी कहा जाता है, 1382 से 1421। अब मैं बात करूं आपके राणा लाखा की कि लाखा के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जब आप राणा या लाखा या लक्सिंग के बारे में बात करोगे तो सबसे पहले इनके समय में जो आपका एक क्षेत्र था जावर, कौन सा आपका जावर, जावर से आपके सीसा जस्ता, सीसा जस्ता व चांदी की खदानें प्राप्त हुए, सीसा जस्ता व चांदी की खदानें प्राप्त हुए। तो सीधा सा सवाल आता है कि मेवाड़ के किस महाराणा के समय में सीसा जस्ता या चांदी की खदानें प्राप्त हुई, तो वो शासक कौन हो जाएगा, लाखा। अब जब आपके सीसा जस्ता चांदी की खदानें मिलेगी तो आपके आय के सोर्स बढ़ेंगे, आय के सोर्स बढ़ेंगे तो लाखा जी का जो शासनकाल है, जो दुर्ग है, उनके आय के सोर्स बढ़े तो उनकी मरम्मत करवा सकते हैं। मरम्मत करवाने का मतलब सीधा सा, जब आय या आय के सोर्स बढ़ जाते हैं तो वो राजा आपका ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसके शासनकाल में जावर में सीसा जस्ता व चांदी की खदानें मिली, तो राणा लाखा। और आपको राणा लाखा के शासनकाल में एक कई बार पूछ लिया जाता है, इनके दरबारी विद्वान कौन थे, इनके दरबारी विद्वान, इनके दरबारी विद्वानों की बात आती है तो दो व्यक्ति, एक तो याद रखना धनेश्वर भट्ट, धनेश्वर भट्ट और एक झोटिंग भट्ट। कि धनेश्वर भट्ट व झोटिंग भट्ट किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबारी विद्वान थे, तो किसके हो जाएंगे, आपके महाराणा लाखा। और भाई लाखा के काल की बात, एक राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील बनाई गई। कौन सी झील, आपकी पिछोला झील। कि उदयपुर में पिछोला झील किसके शासनकाल में बनी थी, तो राणा लाखा जी के, एक बंजारे ने बनवाई थी आपकी, किसने, बंजारे ने। अब देखो भाई, जब राजस्थान में आ रहा है तो राजस्थान में आपको पता है पानी की कमी होती है। आज भी आप कहीं देखोगे तो जो बड़े लोग या धर्मात्मी लोग होते हैं, जैसे बनिया वगैरह, वो आपके कुछ ना कुछ निर्माण करवाते रहते। उसी प्रकार कहते हैं, एक बंजारा था पिछू बंजारा, और उसने एक झील बनवा दी थी, और वो झील कौन सी, आपकी पिछोला झील। उदयपुर में गांव पड़ता है पिछोली, और उसी पिछोली गांव में बनाएगी तो इसका नाम क्या पड़ गया, आपका पिछोला झील। और बंजारे कौन होते हैं, तो बंजारे जो आपका पश्चिमी ये भारत है, इसमें जो आपके घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं, जो घूम घूम के आपके सामान जो बेचा करते थे, जो घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, आपके बंजारे। तो पिछोला झील का निर्माण किस शासक के समय में हुआ, तो कौन हो जाएंगे, आपके राणा लाखा जी। लेकिन एक याद रखना, पिछोला झील के किनारे बना हुआ है आपके नटनी का चबूतरा। किसका चबूतरा, आपके नटनी का चबूतरा। तो सीधा सा पूछा जाता है, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है, तो किस झील के किनारे, आपके पिछोला झील के किनारे। अब मैं आपकी बात करूं कि नटनी का चबूतरा क्या है, तो देखो क्या था, आपके राणा लाखा जी के शासनकाल में लाखा जी एक बार दरबार में बैठे थे सुबह सुबह, और उनके पास एक नट आया, और नट आके कहा कि जो मेरी नटनी है वो खेल बहुत अच्छा दिखाती है। तो लाखा जी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, सभी नटनी अच्छा खेल दिखाती है। बोले नहीं, हमारे वाली जो नटनी है वो सबसे अच्छा खेल दिखाती है, और वो एक काम कर सकती है, जो ये आपकी पिछोला झील है इसको चलकर पार कर सकती है। राणा जी बोले, दिमाग खराब हो गयोगे, दिन के मैं मिले होंगे, तुम्हें पता है पिछोला झील ठेठ यहां से लगा के वहां तक, उससे पार करना असंभव है। पर उस नट ने कहा कि नहीं, मेरी नटनी पार कर सकती है, अगर पार कर दिया तो आप क्या दोगे। तो पता नहीं उस दिन आपके राणा जी क्या खा के आए थे, और उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर तुम्हारी नटनी पिछोला झील को पार कर देगी तो मैं उनको मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा, मेवाड़ का आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। और ये घोषणा हो गई तो पूरे मेवाड़ में फैल गई कि कल आपकी जो नटनी है वो पिछोला को पार करके दिखाएगी, और वो पार कर देगी तो लाखा जी उसे आपके आधा मेवाड़ का राज्य दे देंगे। जब इतना बड़ा इनाम था तो जनता इकट्ठी होनी चाहिए। अगले दिन सारी की सारी जनता पिछोला झील के किनारे इकट्ठी हो गई। अब जैसे ही नटनी ने यहां से चलना प्रारंभ किया, अब पता है पिछोला झील के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे एक रस्सी बांधी गई, और जैसे ही आपकी जो नटनी थी इस पे चलना प्रारंभ किया, थोड़ी आगे जा रही थी, थोड़ी आगे जा रही थी, लोग को रहे थे बस थोड़ा सा और रहा है, थोड़ा सा और रहा है, ऐसे बातें हो रही थी।
सभी राजी, इधर जो आपके लाखा जी बैठे थे, लाखा के दरबारी सेनापति सब बैठे थे, वो भी कह रहे थे बस थोड़ा सा रहा है, बस थोड़ा सा रहा है। बस चुपचाप एकदम शांत बैठे थे। कौन? आपके लाखा जी। लाखा जी ने देखा मेरे पास वाले भी, क्या तुम किस बात के लिए खुश हो रहे हो? अगर ये पार कर गई, मैं इसे आधा मेवाड़ का राज्य दूंगा तो नौकरी तुम्हारी भी जाएगी, क्योंकि मेरे पास आधा मेवाड़ बचेगा, और आधा मेवाड़ बचेगा तो मुझे आधी सेना की जरूरत होगी, और आधी सेना की जरूरत होगी तो तुम्हारी भी नौकरी जाएगी। तो क्या किया जाए? तो कहा कि कैसे भी इस नटनी का जो ये पूरा खेल था, ये भाई आपके फोक्स पे होता था, क्योंकि रस्सी पे चला जा रहा है। तो कहते हैं कि इधर इस नटनी का बच्चा खेल रहा था, उस बच्चे के एक कान पे जोर से लगा दी। जैसे ही उसके कान पे एक मारी तो उसने कहा मम्मी मम्मी, और नटनी का ध्यान सीधा अपने बच्चे पे गया, और बच्चे पे गया तो ध्यान हटा, और ध्यान हटते ही आपके नटनी पिछोला झील में गिर गई। और राजा आपके राणा लाखा जी खुश हुए, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो नट ने बोला महाराज आप तो जीत गए, मेरा तो पूरा घर ही चला गया, मेरी तो नटनी चली गई, अब मैं क्या करूंगा? राणा जी ने कहा कोई बात नहीं, चिल आराम करो, मैं तुम्हारी नटनी की याद में इस पिछोला झील के किनारे आपका एक चबूतरा बना देता हूं। तो राणा लाखा जी ने चबूतरा बना दिया था, किसका? आपके नटनी का चबूतरा। इस कहानी के माध्यम से थोड़ा सा आपको याद रह जाए कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है। तो किस झील के किनारे? आपके पिछोला झील के किनारे। इतनी बात आई। अब हम बात करते हैं आपकी, एक मिनट, कि एक तो आपके लाखा जी के शासनकाल में जस्ते की खान, धनेश्वर भट्ट झोटिंग भट्ट दरबारी विद्वान, पिछोला झील बंजारे ने इसे बनवाई थी, और इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इसके अलावा लाखा जी के और क्या निर्माण करे? तो लाखा जी के शासनकाल में एक नाम आता है आपके कुंभाहाड़ा। किसका? आपके कुंभाहाड़ा। अब ये कौन है? ये देखो कुंभाहाड़ा, देखो लाखा जी कहानियां ही भरी पड़ी है लाखा जी की पूरी में। मैं बात बताता हूं, आपके कुंभाहाड़ा कौन था। कहते हैं कि आपके लाखा जी ने नई नई शादी की थी एक हाड़ी रानी से, और हाड़ी रानी आई हुई थी मेवाड़ में। इधर लाखा जी है, लाखा जी गए हाड़ी रानी के पास और पूछा और कैसे हो? बोले अच्छी हो। मेवाड़ देखा, कैसा लगा मेवाड़? बहुत बढ़िया है मेवाड़, बहुत बढ़िया है। इधर वो महल देखे, वो महल देखे। हाड़ी रानी ने कहा हाँ वो भी देख लिए, वो भी देख लिए, सब अच्छा है। तो बोला बताओ बूंदी अच्छा है या मेवाड़? तो हाड़ी रानी सोची और बोली सच बताऊं? बोले हाँ, कि अच्छा तो बूंदी ही है। लाखा जी फिर देखे, अब तूने वो पद्मने वाले महल देखे, वो गोरा बादल वाले महल देखे? बोला हाँ देख लिया। तो फिर भी अच्छा कौन है? बोले अच्छा तो सच में बूंदी है। राणा लाखा जी बोले फिर बता दो, फिर से तुमसे पूछ रहा हूं कि मेवाड़ अच्छा है या बूंदी अच्छा है। पर वो कहते हैं साहब कि जो महिलाएं होती है, जो लड़के होती है, उन्हें अच्छा तो अपना पीहर ही लगता है। बाकी जी पीहर की तो चिड़कली भी प्यारी लगे। तो उसी प्रकार उस हाड़ी रानी का एक था कि अच्छा तो बूंदी। और जैसे लाखा जी गुस्सा हुए तो उसने कहा ना ना गुस्सा मत हो, बूंदी भी अच्छा है और आपका मेवाड़ भी अच्छा है। लाखा जी ने बोला नहीं नहीं एक बता कौन सा अच्छा है। तो कहा एक बता दूं? बता दो। कि अच्छा तो बूंदी है। तो उस समय आपके लाखा जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं बूंदी के किले को नहीं गिरा देता तब तक खाना पीना नहीं खाऊंगा। और उन्होंने सेना को आदेश दिया कि सेना तैयार की जाए, आक्रमण करना है किस पे? बूंदी पे। अब जैसे ये घोषणा की तो पूरी सेना में ऐसे हाहाकार हो गई कि ये क्या है, राणा जी कल तो हम वहां पे छड़ा मार के आए थे, आज आक्रमण करेंगे। तो सेनापतियों ने समझाया कि लाखा जी बूंदी क्या है, जब चाहेंगे तब आपका जीत लेंगे। अब हमारी बेइज्जती होगी, कहेंगे कि ये देख मरीलिया, कल तो यहाँ पे छड़ा मार के गया था, आज युद्ध करने आ गए। तो लाखा जी ने बोले मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने समझाया कि हम एक काम करते हैं, मेवाड़ के बाहर आपके एक बूंदी किला बना लेते हैं नकली, और आप उस नकली किले को ढा दीजिए, आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी, और 4 5 6 महीने के बाद हम बूंदी को जीत लेंगे आराम से। तो कहते हैं कि आपके मेवाड़ के बाहर एक बूंदी का किला बनाया गया, नकली किला। मान लो ये आपके बूंदी का किला है, नकली किला, बूंदी का नकली किला, बूंदी का किला, और वो भी कैसा है भाई? आपका नकली। अब कहते हैं कि जैसे युद्ध में जाते थे राणा जी, वैसे आपकी सारी की सारी सेना तैयार की गई, घोषणा की गई कि महाराणा लाखा जी आपके बूंदी के दुर्ग पे आक्रमण करने जा रहे। इधर आपके घोड़े हाथी से आपके राणा लाखा जी गए, और जैसे ही वहां पे पहुंचे और कहा कि आपके सैनिकों ने कि आप एक तीर चलाइए और ये बूंदी का किला ढह जाएगा। और जैसे ही राणा जी ने तीर चलाने की स्टार्टिंग की तो सामने से इस किले से
तीर आया। राणा जी ने बोला कौन है रे, देखो जाके अंदर। तो देखा उसमें एक छोटा सा बच्चा 12-13 वर्ष का, और वो था आपका कौन, कुंभा हाड़ा। तो उसे पूछा तुम कौन रे, तो उसने बताया मैं कुंभा हाड़ा हूं। तो तू क्यों चला रहे तीर? उसने कहा कि मैं हाड़ा हूं, चाहे बूंदी का किला नकली हो चाहे असली, लेकिन मेरे जीते जी ये आपका जिंदा, ये आपका, आप इसे गिरा नहीं सकते। तो लाखा जी ने पूछा अरे क्या सिस्टम है, कौन है सामने से? तो बताया कि लाखा जी आप वाला साड़ा ही है ये। बोले इधर लाओ इसे, इसे पार्ले जी दो, एक एक टॉफी दो। लेकिन वो नहीं माना। फिर बोला उस हाड़ी रानी को बुला के लो। उस हाड़ी रानी को बुलाया गया, उसने भी समझाया, पर उस 12-13 वर्ष के बच्चे ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे जिंदा रहते हुए आपके बूंदी का किला नहीं ढा सकता। अगर आपको इसको ढाना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। और कुंभाहाड़ा के साथ युद्ध किया, और कुंभाहाड़ा लड़ता हुआ मारा गया। इसके बाद आपके लाखा जी ने इस नकली बूंदी के किले को ढहा दिया। तो याद रखना, ये सवाल ही बन गया हिस्ट्री में कि बूंदी के नकली किले की रक्षा करते हुए कौन शहीद हो गया था? तो कौन हो गया था? आपके कुंभाहाड़ा। अब देखो, जब भी आप राजस्थान का कहीं भी नाम सुनते हो तो आपके मन में त्याग, बलिदान, शौर्य की जो भावना आती है वो ऐसे ही नहीं है। देखो 12-13 साल का एक बंदा इस बात पे मर मिटने को तैयार हो गया, चाहे बूंदी का किला नकली हो या असली, लेकिन ये मेरे होते हुए मेरे आंखों के सामने से नहीं ढाया जा सकता। तो हमारे बुजुर्गों ने से आपके राजस्थान को खून से सींचा है। ऐसे नहीं है कि हमने आपके राजस्थान कह दिया सीधा ही बलिदान का नाम आता है। और राजस्थान का बहुत एक अच्छा दोहा है इस कुंभाहाड़ा पे कि नकली गढ़ दीदों ने बिना घोर घमसान, नकली गढ़ दीदों ने बिना घोर घमसान, असली गढ़ पर आन आया कम टूटा फिरे आन। कि आपको एक, अगर जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है तब तक आप इस किले को नहीं ले सकते। आप नकली किले को लेने के लिए युद्ध करना पड़ रहा है, तो असली बूंदी को लेने के लिए तो आपको कितने ही सर फुड़वाने पड़ेंगे, आपको युद्ध करना ही होगा। एक ये याद रखना कुंभा हाड़ा वाली बात। और एक आप राणा जी में बात है आपकी हंसाबाई। कौन सी? आपकी हंसाबाई। बात करते हैं हम आपके हंसाबाई की। देखो क्या था, मैं आपको बताता हूं। हंसाबाई आपके हंसाबाई, इधर आपका एक राज्य है मेवाड़। कौन है आपका? मेवाड़। और मेवाड़ में शासक है आपके महाराणा लाखा। और लाखा का बड़ा बेटा है कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा। उसी प्रकार इधर एक आपका स्टेट है मारवाड़। कौन सा? आपका मारवाड़। और मारवाड़ में आपके एक है रणमल, और एक है आपकी हंसाबाई। किसके पुत्र है? तो ये आपके मारवाड़ में एक शासक था चुंडा, महाराजा चुंडा। चुंडा के एक बेटा है और एक आपकी पुत्री है। अब कहते हैं कि इस हंसाबाई का रिश्ता लेके आपके कुंवर चुंडा के लिए ब्राह्मण आए थे। ब्राह्मण मान लो, नाई मान लो, जो भी आपके चुंडा ने भेजा था नारियल देके कि आप इस हंसाबाई के लिए रिश्ता लेके जाओ कुंवर चुंडा के लिए। कहते हैं कि लाखा जी दरबार में बैठे थे और उन्होंने जैसे ही नारियल देखा, और नारियल को देखे कहा कि देखो इस उम्र में भी मेरे लिए नारियल आ रहे हैं। कहने का मतलब लाखा जी इस नारियल को अपने लिए समझ बैठे कि ये रिश्ता मेरे लिए आया है। तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। वो बोले ये आपके लिए नहीं था, ये किसके लिए? आपके कुंवर चुंडा के लिए। तो जो जनता बैठी थी वो हंसने लगी कि देखो उम्र तो हो रही है मरने जैसी, और आप बात कर रहे हो रिश्ते की। तो ये जब जनता आपकी हंसी तो बुरा लगा किसको? आपके कुंवर चुंडा को। तो नाराज हो गए कौन? आपके लाखा जी। अब इनके समझ में आ रही थी अब बिना कहे सीधा चल जाए तो वहां पे जाके चुंडा इन्हें परेशान करे, इसलिए ये बाहर आए। बाहर आके बतलाए कि भाई क्या किया जाए, कैसे इस समस्याओं से बाहर निकला जाए। तो ये वापस लाखा जी के पास गए, और लाखा जी के पास जाके बोले कि आपका हंसाबाई के साथ विवाह कर दिया जाएगा, पर एक शर्त है कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा वो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो लाखा जी ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा कौन है? कुंवर चुंडा।
तो मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा? कुंवर चुंडा ने। लेकिन जब कुंवर चुंडा ने ये सिचुएशन देखी तो उसने ये घोषणा कर दी कि मैं कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, और जो लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का क्या बनेगा? आपका अगला शासक। इसीलिए कहते हैं कि कुंवर चुंडा को क्या कहा जाता है? आपके भीष्म पितामह। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? आपके कुंवर चुंडा को। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पिता की शादी के लिए कभी भी राजगद्दी पे अधिकार न करने की क्या कर दी थी? आपकी घोषणा कर दी थी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। तो याद ही रखना, ये सवाल ही बन गया कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को। क्योंकि कभी आपके ऐसी घटना महाभारत काल में हुई थी, और अब ये घटना कहां पर हो रही है? आपके मेवाड़ में। जब आपके कुंवर चुंडा ने ऐसी प्रतिज्ञा की तो आपके महाराणा लाखा ने इनके लिए कुछ विशेष कार्य किए। विशेष कार्य किए। एक तो इन्हें आपके मेवाड़ में जो सबसे बड़ा ठिकाना था सलूम्बर, वो सलूम्बर किन्हें दे दिया गया? आपके चुंडा को, कि आज के बाद सलूम्बर किसका होगा? आपके चुंडा को। एक कहा गया कि जो मेवाड़ की हरावल सेना है, हरावल सेना है, हरावल सेना में जो सेनापति होगा वो कौन होंगे? आपके सलूम्बर वाले। कौन होंगे? आपके सलूम्बर वाले। इसके अलावा चुंडा को कहा गया कि जब आपका महाराजा राजधानी में नहीं होगा तो राजधानी का जो आपका कार्यभार संभालेंगे वो कौन संभालेंगे? आपके सलूम्बर वाले। और सलूम्बर वाले कौन होंगे? आपके तो कुंवर चुंडा के वंशज। इसके अलावा कि जितने भी मेवाड़ के राजपत्र होंगे, राजपत्र पे जहां जहां राजा के सिग्नेचर होते, हस्ताक्षर होते, उनके साथ साथ सिग्नेचर होंगे किसके? आपके सलूम्बर वालों के। किनके होंगे? आपके सलूम्बर वालों। और सलूम्बर किसे दिया गया? आपके चुंडा को। इसीलिए चुंडा के वंशज आगे जाके क्या कहलाए? आपके चुंडावत। क्या कहलाए? आपके चुंडावत। एक तो इनको सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर दे दिया। हरावल सेना का सेनापति हमेशा कौन होंगे? आपके सलूम्बर वाले। राजधानी में जब राजा नहीं होगा तो कार्यभार कौन संभालेगा? आपके सलूम्बर का सामंत। इसके अलावा राजपत्र पे जितने भी हस्ताक्षर होंगे, जहां जहां पे राजा हस्ताक्षर करता है वहां वहां पे साथ में हस्ताक्षर होंगे किनके? आपके सलूम्बर वालों के। इसके साथ मैंने बताया था आपके मेवाड़ में 16 श्रेणी के ये ठिकाने थे, उनमें से 4 इनके आपके चुंडा को दिया गया। एक तो सलूम्बर, एक तो कौन सा दे दिया गया? आपके सलूम्बर। एक दे दिया गया आपके आमेठ, और एक दिया गया आपका बेंगू, और एक दे दिया गया आपके सलूम्बर, आमेर, बेंगू और देवगढ़। तो ये 4 ठिकाने थे, ये चुंडा को दे दिए गए। तो आगे जाके इन पे चुंडा के वंशजों का अधिकार हुआ था। जब आपके कुंवर चुंडा ने विशेष प्रतिज्ञा की थी, जिसलिए से आपके मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया था, तो आपके लाखा ने इनके लिए विशेष कार्य भी किए थे। एक तो आपके सलूम्बर दे दिया इनको। हरावल सेना वाला सेनापति हमेशा कौन होंगे? तो चुंडावत होंगे। राजधानी में राजा नहीं होगा तो जो सलूम्बर का सामंत होगा वो संभालेगा। राजपत्र पे राजा के साथ साथ सलूम्बर वालों के भी हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ साथ इन्हें मेवाड़ में 16 जो ए श्रेणी के ठिकाने थे उसमें से 4 ठिकाने दिए गए, सलूम्बर, अमेठ, बेंगू और आपका देवगढ़। अब कहते हैं कि कुछ समय बाद में लाखा जी की मृत्यु हुई। लाखा जी की मृत्यु हुई तो आपके लाखा और हंसाबाई से एक पुत्र हुआ था। कौन? आपका मोकल। कौन हुआ? आपका मोकल। इसलिए लाखा जी की मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला शासक कौन बना? आपका मोकल। तो अब देखते हैं हम आपके मोकल को, कि महाराणा मोकल। महाराणा मोकल 1421 से 1433। बात करते हैं हम आपके महाराणा मोकल की। एक तो देखो, महाराणा मोकल आपको पता होना चाहिए कि पिता कौन है। तो पिता कौन हो जाएंगे? महाराणा लाखा। माता कौन थी इनकी? तो माता थी इनकी हंसाबाई। कौन थी आपकी? हंसाबाई। अब कहते हैं कि मोकल जब आपका राजा बना था तो उसमें मोकल की आयु छोटी थी, तो मोकल का संरक्षक बनाया गया। किसको बनाया गया? मोकल का संरक्षक बनाया गया। तो मोकल का संरक्षक बनाया गया तो पहले बनाया गया था कुंवर चुंडा को। कुंवर चुंडा को।
लेकिन कहते हैं कि जो आपकी हंसाबाई थी ये कुंवर चुंडा पे शक की नजरें रखती थी कि क्या पता लाखा जी के समय आपके चुंडा ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी गद्दी के लिए अधिकार नहीं जताऊंगा कि ये गद्दी मेरी है, लेकिन लाखा जी मर गए। राजतंत्र है, राजतंत्र में एक को मार के दूसरा हमेशा आगे बढ़ता था, तो कहीं चुंडा हत्या न कर दे किसके, आपके मोकल की। वो हमेशा से जब आपके मोकल को शक की नजर से देखती थी तो आपका चुंडा परेशान हो गया और मेवाड़ छोड़ के मालवा चला गया। कहां पे चला गया, आपके मालवा। इसलिए पहले संरक्षक आपका ये कुंवर चुंडा था, तो अब संरक्षण किसी और को बनाना है, इसलिए हंसाबाई ने मारवाड़ से अपने भाई रणमल राठौड़ को बुलाया। किसको, आपके रणमल राठौड़ को। तो याद रखना कि मोकल का पहला संरक्षक कौन बना था, आपके कुंवर चुंडा, और द्वितीय संरक्षक कौन बन रहा है, आपके रणमल राठौड़। ये तो भी मोकल के आपके परिचय की बात की मोकल कौन है, कौन इसके पिता, कौन इसके माता और कौन इसके संरक्षक रहे। अब बात करते हैं कि मोकल ने कार्य क्या क्या किए। तो अगर मैं मोकल के कार्यों की बात करूं तो एक तो जो आप एकलिंग जी मंदिर है, कौन सा मंदिर आपका, एकलिंग जी मंदिर, जो आपके बप्पा रावल ने बनाया था, जो कैलाशपुरी में बना हुआ है। तो जो एकलिंग जी का मंदिर था, एकलिंग जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया। तो पूछ लिया जाए कि एकलिंग जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो कौन हो जाएगा, आपके महाराणा मोकल। इसके अलावा हमने एक चित्तौड़ में मंदिर पढ़ा था, आपके त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर याद आ रहा है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था कि मेवाड़ में जब शक्ति सिंह का अधिकार होता है तो उन पे परमारों का आक्रमण होता है। आपके मुंज परमार ने आक्रमण किया था, और मुंज परमार का एक वंशज था आपके भोज परमार, और भोज परमार ने चित्तौड़ में एक मंदिर बनाया था, और वो कौन सा था, आपके त्रिभुवन नारायण मंदिर। और मोकल ने क्या किया, इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। जब पुनः निर्माण करवाया तो इसे आगे जाके इस मंदिर को मोकल मंदिर क्या कहा जाने लगा, मोकल मंदिर या फिर समाधीश्वर। समाधीश्वर, मोकल का समाधीश्वर या मोकल का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो आपके महाराणा मोकल ने दो मंदिर, देखो, एक तो एकलिंग जी के मंदिर का प्रकोटे का निर्माण करवाया, एक आपके मोकल मंदिर या समाधेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवाया, आपका पुनर्निर्माण करवाया। एक आपके चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर बनवाया, भगवान विष्णु का द्वारिकानाथ मंदिर का क्या करवाया था, आपके निर्माण। तो ये तो मंदिरों के बारे में ध्यान रखना। अब आगे कहानी क्या हुई, मोकल के समय में 1453 ईस्वी में गुजरात का एक शासक था, आपके अहमद शाह। कौन था आपका, अहमद शाह। और अहमद शाह का क्या होता है, गुजरात पे आक्रमण होता है। तो अहमद शाह से मुकाबला करने के लिए आपका मोकल जाता है सामना। एक जगह का नाम है जिलवाड़ा। कौन सी, आपकी जिलवाड़ा। कहते हैं कि मोकल के साथ उसकी रानी कमलावती भी थी, कुंभा भी था, और जिलवाड़ा नामक स्थान पे उन्होंने रात को कैंप लगाया कि रात को यहीं पे ठहरेंगे और आगे सुबह युद्ध करेंगे। तो कहते हैं कि जिलवाड़ा नामक स्थान पे आपके जो मैंने आपको बताए थे चाचा और मेरा और एक आपका महपा पंवार, इन लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी किसके, आपके मोकल की। कि जिलवाड़ा नामक स्थान पे जब महाराणा मोकल अहमद शाह से युद्ध करने जा रहा था, रात को रुका हुआ था, तो चाचा मेरा व महपा पंवार ने मिलके हत्या कर दी किसके, आपके मोकल की। और कहते हैं कि वो कुंभा को भी मारना चाहते थे, लेकिन जो मोकल के समर्थक थे वो कैसे भी कुंभा को बचा के आपके हंसाबाई के पास भेज दिया था। अब कहते हैं जब आपके मोकल की हत्या हो गई, इसके बाद चाचा मेरा और महपा पंवार वहां से आगे पहाड़ियों की तरफ भाग निकले। अब अगले दिन सुबह जो कुंभा की महारानी थी कमलावती, कौन, आपकी कमलावती, और कमलावती ने अहमद शाह से युद्ध किया और अहमद शाह को युद्ध में क्या किया था, आपके पराजित किया था और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। तो एक थोड़ी सी ये भी याद रखना कि कुंभा की आपके मोकल की हत्या कैसे हुई थी। तो अहमद शाह से युद्ध लड़ने जा रहे थे
और जिलवाड़ा नामक जो स्थान है वहां पे कैंप लगा रखा था, रात को रहने का वहीं पे प्लान था। लेकिन चाचा मेरा और महपा पंवार ने मिलकर इनकी क्या कर दी थी, आपकी हत्या कर दी थी। ये सारी जानकारी है किसकी, आपके मोकल की। और मोकल के समय में एक अभिलेख मिला है, उसकी भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते। एक अभिलेख है आपके श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख ये आपके 1428 ईस्वी का है। कब का, आपके 1428 ईस्वी का। इसमें क्या क्या जानकारी है आपकी, एक तो याद रखना इसमें आपके हमीर से लेकर और आपके मोकल तक की जानकारी मिलती है। हमीर से लेके मोकल तक इसमें क्या है, आपकी जानकारी है। इसके अलावा इसमें लिखा गया कि जो आपके लाखा जी थे, लाखा जी ने आपके गया, काशी और आपके प्रयाग, इनमें जो आपका कर लगता था, जो वो कर जाने पे वो क्या करवा दिया था, आपका माफ करवा दिया था। और श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि मोकल ने, एक नागौर का शासक था आपके फिरोज शाह, एक तो नागौर के फिरोज शाह और एक आपके गुजरात का वो अहमद शाह, इन दोनों को क्या कर दिया, पराजित। अहमद शाह को पराजित जरूर आपके कमलावती ने किया, पर इन्हीं के समय में लिखा गया कि इन्होंने फिरोज शाह और अहमद शाह को क्या कर दिया था, पराजित। और एक और हमें जानकारी मिलती है कि इनके मोकल की एक रानी थी गोराम्बिका, गोराम्बिका, और गोराम्बिका की याद में बावड़ी का निर्माण करवाया गया। तो ये जो सारी हमें जानकारी ये कौन से अभिलेख से मिल रही है, आपके श्रृंगी ऋषि के अभिलेख से। और श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कब का है, आपके 1428 ईस्वी का। 1428 ईस्वी का अभिलेख है कि एक तो इसमें हमीर से लेके मोकल तक की जानकारी मिल रही है। इसमें बताया गया कि लाखा जी ने आपके गया, काशी, प्रयाग में जाने पे जो टैक्स लगता था, उस टैक्स को क्या करवा दिया था, आपका माफ। नागौर के फिरोज शाह व गुजरात के अहमद शाह को क्या कर दिया था, पराजित। और अपने रानी गोराम्बिका की याद में किसका निर्माण करवाया, आपके बावड़े का निर्माण करवाया। और एक बात और याद रखना आप, जो मोकल थे, मोकल का एक भाई था बाघ सिंह, और बाघ सिंह की याद में इन्होंने आपके बागेला तालाब का भी निर्माण करवाया था। कौन से तालाब का, आपके बागेला तालाब का निर्माण करवाया। तो ये सारी जानकारी है किसके, आपके महाराणा मोकल की। क्या क्या जानकारी थी आपकी, महाराणा मोकल, पिता कौन है आपके, लाखा, माता हंसाबाई, पहला संरक्षक कौन बना, आपके कुंवर चूड़ा आपका, लेकिन बाद में वो कहां पर चले गए, आपके मालवा में। इसके बाद हंसाबाई ने आपका संरक्षक किसको बनाया, रणमल राठौड़ को। बाद में हमने कुछ निर्माण कार्य देखे कि एक तो जो एकलिंग जी का मंदिर है उसके प्रकोटे का निर्माण करवाया, एक आपका जो त्रिभुवन नारायण मंदिर बना हुआ है उसका पुनः निर्माण करवाया, इसलिए इसे आगे जाके आपका मोकल मंदिर या मोकल का समाधीश्वर कहा गया। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में आपके द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और 1453 में गुजरात पे जो अहमद शाह था, गुजरात का उसने आक्रमण किया, इसलिए युद्ध करने गए। जिलवाड़ा नामक स्थान पे कैंप लगा रखा था, लेकिन चाचा मेरा व महपा पंवार ने मिलकर मोकल की क्या कर दी थी, आपकी हत्या कर दी थी। कुंभा भी साथ में था, पर कुंभा को कैसे भी बचा के हंसाबाई के पास भेजा। आपके मोकल की पत्नी कमलावती ने अहमद शाह से अगले दिन युद्ध किया, और युद्ध में आपके अहमद शाह को क्या किया था, आपका पराजित किया था। एक महाराणा मोकल ने अपने भाई बाघ सिंह की याद में कौन सा तालाब बनाया, आपके बागेला तालाब बनाया। और इन्हीं के समय का एक अभिलेख है, कौन सा, आपके श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। कब का है, आपके 1428 ईस्वी का। हमीर से लेके मोकल तक की जानकारी है इसमें आपकी। लाखा ने गया, काशी, प्रयाग का आपका कर या टैक्स माफ करवा दिया था। नागौर के फिरोज शाह और गुजरात के अहमद शाह को क्या कर दिया, पराजित किया। और अपनी रानी गोराम्बिका की याद में किसका निर्माण करवाया, आपके बावड़ी का निर्माण करवाया। और हम पढ़ेंगे बच्चों कल, ठीक है। धन्यवाद।